हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मैट्रिसेस बताया था। मैट्रिसेस होता है अरेंजमेंट्स ऑफ रोज एंड कॉलम, और मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिसेस बताए थे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होती है, इसकी हर्मिशियन की क्या होती है, ऑर्थोगोनल, यूनिटरी मैट्रिक्स और डिफरेंट तरीके के मैट्रिसेस के बारे में बताया था। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन ए मैट्रिक्स आफ्टर अप्लाइंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। आज हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में बताएंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती है और उनको किस तरीके से आपका सॉल्व किया जाता है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम यहाँ पर जो सॉल्व कर सकते हैं रैंक मेथड से भी कर सकते हैं हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इनको हम रैंक मेथड से भी कर सकते हैं, और यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम उसमें अलग तरीके से भी डिटरमिनेंट की हेल्प से भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपकी दो तरह की है। एक आपकी जो कहलाती है वो आपकी होमोजीनियस है, तो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन हम कहते हैं इसको होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। और दूसरी जो कहलाती हैं आपकी नॉन होमोजीनियस कहलाती हैं, दूसरी आपकी नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो ax इज इक्वल टू बी से रिप्रेजेंट करते हैं। a आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, तो a आपका यहाँ पर कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया जिसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं। और x आपका जो होता है वेरिएबल मैट्रिक्स होता है, तो x आपका वेरिएबल मैट्रिक्स हो गया, वेरिएबल मैट्रिक्स है ये आपका। और b आपका जो होता है वो कांस्टेंट मैट्रिक्स होता है, तो ये क्या होता है आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स होता है। और इसको हम कॉलम मैट्रिक्स भी कहते हैं यहाँ पर। अब इसमें क्या है कि जो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसमें आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है। इसमें आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स बना रहेगा, लेकिन इसमें क्या है जो b की वैल्यूज है कम से कम एक नॉन जीरो होनी चाहिए, तो एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो, तो उसको नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस हम कहेंगे। अब इसमें सॉल्व करने के आपके जो मेथड्स हैं, सपोज मान लीजिए कि आप मैट्रिक्स मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर जो मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स आपका रोज कॉलम के बराबर होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको मालूम है कि रोज जो होती है वो कॉलम के बराबर होती है। तो वहां पर होमोजीनियस वाले केस में आपका क्या होगा कि यदि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सिस्टम जो होगा वो तो कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब हो गया या तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा या आपका क्या है कंसिस्टेंट सिस्टम, या तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन के लिए डिटरमिनेंट की जो वैल्यू निकालेंगे वो नॉट इक्वल टू दी जीरो होनी चाहिए, तो आप इसको ट्रिवियल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मीनिंग हो गया कि इसमें सबकी वैल्यूज आपके जीरो होंगे, तो x भी जीरो हो गया, y भी जीरो हो गया और z भी आपका यहाँ पर जीरो हो गया। उसके बाद आपका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की जो कंडीशन होती है उसमें कि डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है आपकी वो जीरो के बराबर आ जाएगी, तो वहां पर जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा इनफाइनाइट मिलेगा, लेकिन सॉल्यूशन मिलेगा जरूर, या तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या वो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। अब हम नॉन होमोजेनियस की बात करें स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में, तो इसमें आपकी तीन सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। तो सबसे पहली जो आपकी होगी यहाँ पर, सबसे पहले आपका यहाँ पर होगा कि यूनिक सॉल्यूशन की जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर आपका जो होगा डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू द जीरो होगा। जब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू द जीरो है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया आपका कि ये आपका a इज नॉन सिंगुलर हो गया। अब a नॉन सिंगुलर हो गया तो a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है इनवर्स की, तो a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर जो एग्जिस्ट करेगा वो a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जब a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
ए इनवर्स बी हो जाएगा। और ए इनवर्स आप मैट्रिक्स मेथड से फाइंड कर सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये आप इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, इसमें रख सकते हैं और मैट्रिक्स को आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब जो सेकंड केस है आपका नॉन होमोजीनियस का, वो आपका है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए यहां पर जो सिचुएशन होगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन सिस्टम, यहां पर ये कंसिस्टेंट सिस्टम हो गया क्योंकि आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, इसलिए सिस्टम कैसा हो गया, कंसिस्टेंट। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन में भी क्या होगा, सिस्टम यहां भी कंसिस्टेंट होगा। तो सिस्टम कैसा है, यहां पर कंसिस्टेंट सिस्टम है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन आपको देखनी है। तो यहां पर एडजॉइंट ऑफ ए को यदि हम बी से मल्टीप्लाई करें तो वो नल मैट्रिक्स के बराबर आता है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। तीसरी जो सिचुएशन है कि ये नो सॉल्यूशन, कि नो सॉल्यूशन में जो सिस्टम हो जाएगा वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो सिस्टम यहां पर हो गया इनकंसिस्टेंट आपका। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम में आपका जो एडजॉइंट ऑफ ए और बी मैट्रिक्स है वो नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं होगा। तो हमने बताया यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है आपका, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में आप इस तरीके से आप डिटरमिनेंट की हेल्प से आप निकाल सकते हैं कि कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइट होगा, अब कब नो सॉल्यूशन होगा। यदि मान लीजिए सेकंड हम केस लेते हैं कि बी केस, कि सपोज मान लीजिए कि मैट्रिक्स जो है वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। इफ मैट्रिक्स is not a square matrix, if matrix is not a square matrix, not a square matrix, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तब क्या सिचुएशन बनेगी आपको। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, रैंक मेथड का यूज करना होगा। और रैंक के लिए मैंने आपको बताया था कि ऑगमेंटेड हम मैट्रिक्स यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के लिए आपको जो है यहाँ पर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ पर फाइंड करते हैं, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। और सी जो होता है वो आपका ए कॉलन बी का कॉम्बिनेशन होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड कर लिया आपने। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड करने के बाद यहाँ भी दो सिचुएशन क्रिएट होंगी आपकी, कि यहाँ पर क्या होगा कि होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। यानी होमोजीनियस के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि AX जो है वो नल मैट्रिक्स के बराबर है। यहाँ पर नॉन होमोजीनियस की जो कंडीशन थी, नॉन होमोजीनियस की कंडीशन क्या थी आपकी यहाँ पर कि AX आपका बी के नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं है। तो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है आपकी। तो यहाँ बी क्या होगा, सिस्टम तो कंसिस्टेंट होगा, मैंने बताया था आपको, जहां सॉल्यूशन मिलता है वहां सिस्टम कंसिस्टेंट होता है। यहाँ पर आपकी दो सिचुएशन आती है कि यूनिक सॉल्यूशन यानी ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए और नॉन ट्रिवियल, तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ट्रिवियल सॉल्यूशन में जो कंडीशन है कि जो आप इसकी रैंक निकालेंगे, रैंक ऑफ ए, वो नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर आ जाते हैं। तो एन कहलाता है नंबर ऑफ अननोन्स। तो एन आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर आ जाता है। यदि आपका ये नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर आ जाता है तो आपका यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन होगा और इसको ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। ट्रिवियल का मतलब हो गया कि सभी वैल्यू आपको किसके बराबर होंगी, 0 के बराबर हो जाएंगे। लेकिन यदि आपका रैंक ऑफ ए क्या आता है, लेस देन एन आता है, नंबर ऑफ अननोन्स से लेस होता है, तो आपका यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, लेकिन सॉल्यूशन जरूर एग्जिस्ट करेगा। अब नॉन होमोजीनियस की बात करते हैं। तो नॉन होमोजीनियस में भी आपकी तीन सिचुएशन है कि या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या आपका यहाँ पर क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो पहला हमने ले लिया यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया सिस्टम तो कंसिस्टेंट है, तो सिस्टम हो गया यहाँ पर कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट सिस्टम, सिस्टम यहाँ कंसिस्टेंट है। अब यूनिक सॉल्यूशन की सिचुएशन क्या है कि यूनिक सॉल्यूशन में रैंक ऑफ सी रैंक ऑफ ए के बराबर होगी और वो आपकी नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर होगी। तो ये कहलाता है नंबर ऑफ अननोन्स। तो ये नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर होगा।
तो नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर हो गया, तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा आपको। और यहाँ पर दूसरी चीज वह है आपकी कि दूसरा केस क्या है यहाँ पर कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में भी सिस्टम कैसा हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। तो सिस्टम तो यहाँ पर कंसिस्टेंट हो गया क्योंकि सॉल्यूशन मिल रहा है, लेकिन कंडीशन क्या हो गई कि रैंक ऑफ सी रैंक ऑफ ए के तो बराबर है, लेकिन ये लेस देन एन है। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन नो सॉल्यूशन की सिचुएशन क्या है कि नो सॉल्यूशन में सिस्टम नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन में क्या होगा, आपका सिस्टम हो गया इनकंसिस्टेंट। तो यहां पर जो सिस्टम होगा वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा, लेकिन रैंक ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू दी रैंक ऑफ ए होगी। यहां पर रैंक ऑफ सी रैंक ऑफ ए के बराबर नहीं होगा, तो इसलिए ये सिस्टम कैसा हो गया, आपका इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो गया। तो आपने यहाँ पर इसको पता कर लिया इनकंसिस्टेंट सिस्टम कब होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम कब होगा, और ये सब चीजें आपकी कब होंगी। सर तो इससे रिलेटेड पहले हम कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, तब उससे आपको समझ में आएगा। सपोज मान लीजिए क्वेश्चन आपका लेते हैं, सपोज आपका जो सिस्टम दिया हुआ है वो दिया हुआ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। फिर दूसरा है 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3। तीसरा है 3x प्लस 2y प्लस kz इज इक्वल टू 4। हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। इन्होंने कहा है ये यूनिक सॉल्यूशन रखता है इफ, उन्होंने कहा है के की कंडीशन क्या होगी जब ये यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। तो मैंने बताया सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए कि सिस्टम कैसा है। ये सिस्टम आपका ये है आपका, पहले तो नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। तो ये कैसी इक्वेशन है आपकी, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद अब आपको देखना है कि नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है ये आपकी। उसके बाद आपको क्या देखना है कि यहाँ पर देखना है नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है आपकी। फिर उसके बाद यहाँ पर देखना है कि यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, कि यूनिक सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करता है जब इसमें, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू दी 0, तब यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ए डिटरमिनेंट निकालना है, तो ए डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, ए मैट्रिक्स निकालेंगे। ए मैट्रिक्स कहलाता है आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो ये होगा 1 1 1 2 1 -1 3 2 k। तो ये मैट्रिक्स निकाल दिया। अब डिटरमिनेंट आपका क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू दी 0 आना चाहिए। तो अब डिटरमिनेंट इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा k प्लस 2, फिर -1, और ये हो जाएगा 2k प्लस 3, फिर होगा ये +1, ये होगा 4 -3। तो ये यहाँ पर वैल्यू आ गई k प्लस 2 -2k -3 प्लस 1। तो यहां से जो वैल्यू आ गई आपकी, ये -3 2 + 1 ये कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये हो गया आपका, ये आपका आ गया -k इज नॉट इक्वल टू दी 0। तो कंडीशन मिल गई यहाँ पर k इज नॉट इक्वल टू दी 0। तो k यदि नॉट इक्वल टू दी 0 होगा तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो k इज नॉट इक्वल टू दी 0 इसका आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि सपोज मान लीजिए कि आपका दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0। इफ यहां पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3
आपने ये निकाला, और ये यदि 0 के बराबर है, देन द सिस्टम हैज, इन्होंने कहा देन द सिस्टम हैज, इसका मीनिंग क्या हो गया? सबसे पहले आप यहाँ पर चेक करेंगे कि ये क्या है आपका, यहाँ पर ये आपका यहाँ पर है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, क्योंकि आपकी जो फॉर्म है वो Ax इक्वल टू नल मैट्रिक्स है। और इसमें मैंने आपको बताया था कि डिटरमिनेंट यदि A 0 के बराबर होता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर आपका जो आया वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगी, यानी एक से ज्यादा सॉल्यूशन होंगे आपके। तो मोर देन 2 सॉल्यूशंस हम यहाँ पर कहेंगे। आंसर क्या कहेंगे? मोर देन 2 सॉल्यूशंस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि यदि रैंक ऑफ ए, इफ द रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स n के बराबर है, और सिस्टम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है Ax इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, देन तो इसका मीनिंग क्या हो गया? तो इसकी जो दूसरी कंडीशन है वो क्या है कि यदि आपका क्या हो, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन जो क्या होगा वो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, और ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि सारी वैल्यूज इसकी क्या होंगी? 0 होंगी। तो x y सब यहाँ पर क्या होगा आपका? 0 होगा। जो भी है यहाँ पर वैल्यूज आप लेंगे तो x1 ले लो, ये x2 ले लो, ये x3 ले लो, सभी वैल्यूज क्या होंगी? 0 होंगी। तो ओनली 0 सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ओनली 0 सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो इस केस में हमने पता किया कि सॉल्यूशन क्या होगा? ओनली 0 सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अब नेक्स्ट आता है इक्वेशन बेस्ड। इन्होंने कहा था इक्वेशन, और इक्वेशन क्या दी हुई है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 10, और x प्लस 2y प्लस लैम्डा z इज इक्वल टू म्यू हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये क्या कर रहा है? हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इफ इन्होंने कहा इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी और म्यू की वैल्यू क्या होगी, यदि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपका रखता है। तो अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड करें। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालिए आप। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के लिए आपको यहाँ पर क्या है? डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 1 1 1 और ये 6 है। ये हो गया 1 2 3 10 1 2 लैम्डा म्यू, ये आपका है। इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए। तो सबसे पहले R2 में R2 माइनस R1 कर दिया, R3 में R3 माइनस R1 कर दिया। तो करने के बाद ये जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 1 1 1, ये 6 हो गया, ये 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 10 माइनस 6 4 हो गया, ये हो गया 0 1, ये हो गया लैम्डा माइनस 1 और म्यू माइनस 6। ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या किया कि R3 में आपने लगा दिया R3 माइनस R2। R3 में आपने R3 माइनस R2 लगा दिया आपने। तो इसको लगाने पर आपका क्या आएगा? ये हो जाएगा आपका 1 1 1 और ये आपका आ गया 6, ये हो गया 0 1 2 4, ये होगा आपका 0 0 लैम्डा माइनस 3 और ये हो जाएगा आपका म्यू माइनस 10। अब यहाँ पर ध्यान देने की चीज ये है कि इन्होंने कहा है कि यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था कि जो रैंक ऑफ ए है रैंक ऑफ सी के तो बराबर होती है, लेकिन लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर होती है। तो इसका मतलब ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। तो यहाँ से लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया और म्यू माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो वैल्यू क्या मिल गई यहाँ से? लैम्डा इज इक्वल टू 3 एंड म्यू इज इक्वल टू 10। तो आंसर आपका आ गया लैम्डा इज इक्वल टू 3 और म्यू इज इक्वल टू 10।
अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि सपोज मान लीजिए कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तब तो ये आपने ये लगा दिया इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में। लेकिन यदि आपका यूनिक सॉल्यूशन होता, यहां पर क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन, तो ये आपका नॉट इक्वल टू दी जीरो होता। और नो सॉल्यूशन होता तो नो सॉल्यूशन के केस में क्या होता कि ये तो जीरो होता और ये नॉट इक्वल टू दी जीरो होता। तो ये जीरो हो जाता, ये नॉट इक्वल टू दी जीरो हो जाता, तो नो सॉल्यूशन केस होता आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कब नो सॉल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, कब यूनिक सॉल्यूशन आपका एग्जिस्ट करेगा। अब हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो बताते हैं वो बताते हैं आइगन वैल्यूज, कि आइगन वैल्यूज आपकी क्या होती हैं, कि आइगन वैल्यूज हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं और आइगन वैल्यूज आपकी क्या होती है। देखिए सपोज मान लीजिए कि आपका यहाँ पर जो दिया हुआ है आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए आपको मालूम है कि ax इज इक्वल टू बी दिया हुआ है। नॉन होमोजीनियस सिस्टम है या होमोजीनियस सिस्टम भी हो सकता है। तो आइगन वैल्यूज क्या होती है आपकी, आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड द करस्पॉन्डिंग नॉन जीरो वेक्टर एक्स इज नॉन एज द आइगन वेक्टर। तो यहाँ पर सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल फाइंड करना पड़ेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल यहाँ पर क्या कहलाता है कि ए माइनस लैम्डा आई, ये कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल हो गया। ये जो पॉलिनोमियल मिलता है वो हमेशा पॉलिनोमियल इन लैम्डा मिलेगा। लैम्डा जो कहलाती है वो कहलाती है आइगन वैल्यू, और इसके करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर होगा वो कहलाता है आइगन वेक्टर। तो x जो कहलाएगा वो कहलाएगा आइगन वेक्टर। तो लैम्डा यहाँ पर आइगन वैल्यू कहलाएगी। अब कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखना है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होगी, a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद लैम्डा के टर्म्स में इक्वेशन बनती है, तो लैम्डा की जो वैल्यूज आएंगी कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स कहते हैं उसको। तो आफ्टर सॉल्विंग जो वैल्यूज आती हैं उनको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स, लेटेंट रूट्स भी कहते हैं, आइगन वैल्यूज भी कहते हैं, और इन्हीं को हम आइगन वैल्यूज कहते हैं। अब हमें इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालना है। तो आइगन वेक्टर निकालने के लिए जो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे आइगन वेक्टर, तो ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। तो लैम्डा तो आइगन वैल्यू हो गई, एक्स आइगन वेक्टर हो गया, और इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो यहां से हमें जो मिलेगा आइगन वेक्टर मिलेगा। तो आइगन वैल्यू ऑफ ए, अब इसके बाद आइगन वैल्यू के कुछ कॉन्सेप्ट हैं। क्या है कि आइगन वैल्यू ऑफ ए, जो आइगन वैल्यू ए की होगी, आइगन वैल्यू ऑफ ए इज आइगन वैल्यू ऑफ द ए ट्रांसपोज। तो आइगन वैल्यू दोनों की क्या हो जाती है, सेम होती है। तो आइगन वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज। तो आइगन वैल्यूज कर दो, तो आइगन वैल्यू जो ए की होंगी वही ए ट्रांसपोज होंगी। फिर उसके बाद दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो ट्रेस ऑफ ए होता है, ट्रेस ऑफ ए, ये कहलाता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। और ये जो कहलाता है ये कहलाता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज भी कहलाता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। दूसरी चीज हम ये यूज करेंगे। तीसरा आपका क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज किसके बराबर हो गया, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यानी ये आपकी क्या हो गई, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होता है। अब मान लीजिए कि सपोज लैम्डा वन नेक्स्ट है कि लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री यदि आइगन वैल्यू है, सपोज मान लीजिए लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री, थ्री आइगन वैल्यूज हैं ऑफ ए, देन आइगन वैल्यूज है, यहां पर ये आइगन वैल्यूज है, देन आइगन वैल्यूज
ऑफ पहला कॉन्सेप्ट ए रेज टू पावर एम आर क्या होंगी, लैम्डा 1 की पावर एम, लैम्डा 2 की पावर एम, लैम्डा 3 की पावर एम। नेक्स्ट है आपका कि आपको निकालना है आई के ए की आइगन वैल्यूज। तो आइगन के ए की आइगन वैल्यूज क्या होगी, के लैम्डा 1, के लैम्डा 2, के लैम्डा 3। तीसरा ये आपका है कि ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज क्या होंगी, आर। तो 1 अपॉन लैम्डा 1, 1 अपॉन लैम्डा 2, 1 अपॉन लैम्डा 3। तो आराम से आप इनकी आइगन वैल्यूज को निकाल सकते हैं। अब हम क्वेश्चनों को करते हैं कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, सपोज मान लीजिए कि द वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन है कि आपका द वैल्यूज ऑफ लैम्डा फाइंड करनी है फॉर विच द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। तो लैम्डा 1 माइनस एक्स प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 वाई प्लस 2 लैम्डा जेड इज इक्वल टू 0। दूसरा है लैम्डा माइनस 1 एक्स प्लस 4 लैम्डा माइनस 2 वाई प्लस लैम्डा प्लस 3 जेड इज इक्वल टू 0। यहां पर है 2x प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 वाई प्लस 3 लैम्डा माइनस 1 जेड इज इक्वल टू 0। आर कंसिस्टेंट, उन्होंने कहा किस वैल्यू के लिए, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये सिस्टम जो होगा कंसिस्टेंट होगा। अब आपको मालूम है ये होमोजीनियस सिस्टम है, होमोजीनियस सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट तो होता ही है। तो आप इसको डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। तो डिटरमिनेंट निकालो तो लैम्डा माइनस 1, 3 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा, लैम्डा माइनस 1, 4 लैम्डा माइनस 2 और लैम्डा प्लस 3। ये होगा 2, 3 लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की जो वैल्यू आएंगी वो आएंगी 0, 3 एंड 3। तो आप देखेंगे कि लैम्डा की यदि ये वैल्यूज होती हैं तो उसके लिए सिस्टम आपका कैसा हो जाता है, कंसिस्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सपोज मान लीजिए कि आइगन वैल्यू यहां पर दिया हुआ है कि आइगन वैल्यूज ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और ये दिया हुआ 3, 2, माइनस 1, 0। आपको इसकी आइगन वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालनी होगी। तो a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। तो अब यहां पर रखेंगे तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 3 माइनस लैम्डा 2 माइनस 1, 0 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। थोड़ा और सॉल्व करिए तो 3 माइनस लैम्डा, 3 लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू यहां से आ गई लैम्डा माइनस 2 माइनस 1, लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 एंड 1। तो आपने यहां से इसकी आइगन वैल्यू निकाल दी। हम दूसरा मेथड भी यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, मैं सेकंड मेथड से भी आपको सिखाती हूँ कि हम आइगन वैल्यू को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये जो मैट्रिक्स है वो आपका 2x2 का मैट्रिक्स है। तो 2x2 का मैट्रिक्स है तो एक कॉन्सेप्ट में हो सकता है लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर तो ऐसे ही रहा, ट्रेस ऑफ ए क्या हो गया 3 प्लस 0 लैम्डा और डिटर्मिनेंट क्या हो गया, यहाँ पर डिटर्मिनेंट हो गया प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा
प्लस 2 इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट हम इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सपोज मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है कि द कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स, आपको क्या फाइंड करना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करना है। और आपको दिया हुआ है यहाँ पर मैट्रिक्स 6, ये है -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स आपको फाइंड करने हैं। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो लगेगा लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर प्लस कोफैक्टर्स ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये हो गया आपका 1 1 2 2 एंड C3 ये हो गया आपका लैम्डा और ये हो जाएगा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, यहां से निकाल सकते हैं। अब यहां पर देखिए कि जो ट्रेस ऑफ ए है, ट्रेस ऑफ ए क्या है, ट्रेस ऑफ ए होता है एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स का सम। डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 6 + 3 + 3, तो कितना आ गया ये 12। अब आपको कोफैक्टर्स निकालना, तो C11 क्या होगा, इसको हटा दिया इसको हटा दिया तो 9 - 1, तो ये हो गया 9 - 1। फिर C22 क्या हुआ, आपने C22 में इसको रिमूव कर दिया इसको रिमूव कर दिया तो 18 - 4, तो ये हो गया आपका 18 - 4। फिर C33 आपका क्या हुआ, C33 ये हटा दिया तो 18 - 4, ये भी आ जाएगा आपका 18 - 4। तो आपने इस सबके आपने वो फाइंड कर लिए। अब यहां से तो आया आपका 8 और यहां से आया 14, ये आया आपका 14, तो 28। अब इसको ऐड किया तो आपका कितना हो गया, ये 16 और ये हो गया 36, तो 14 28 28 और ये 36 आ गया। अब आपको फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो गया 6, ये हो जाएगा आपका 9 - 1, फिर उसके बाद +2 और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर इसको रिमूव किया तो -6 और +2, तो -6 + 2 हो गया आपका -4। फिर उसके बाद आपका क्या हुआ यहाँ पर +2, ये रिमूव किया तो 2 - 6, तो 2 - 6 हो गया आपका -4, तो ये आ गया आपका -4। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 6 × 8 -8 -8, तो ये आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर 8 तो कॉमन निकाल दिया, तो 8 कॉमन निकल गया तो बचेगा क्या 6 - 1 -1, तो ये हो जाएगा 8 × 4, तो ये हो गया आपका 32। तो आपने जब ये सारी वैल्यूज निकाल दी तो उसमें ऊपर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस हो गया आपका 12 लैम्डा स्क्वायर, कोफैक्टर हो गया आपका 36 लैम्डा और ये हो गया आपका 32 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर आप देखें कि कौन सा, अब 32 के फैक्टर्स किए तो +(1 + -2 आएगा, तो आप यहाँ पर 2 रखकर देखते हैं तो 2 सेटिस्फाइड करेगा, तो 2 इसमें रखा तो ये आ जाएगा 2 रखते 8 और ये हो जाएगा आपका 4 यानी 8 और ये हो जाएगा 48। यहाँ पर 2 रखा तो ये 72 आया और ये आ गया आपका 32 यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देखें कि ये आपका कितना हो गया, यहाँ पर ये आपका 32 है और ये है, पहले इसको ऐड किया तो ये तो 80 हो गया और ये आपने ऐड किया तो 50 और ये भी 80 हो गया, तो इसका मतलब 0 आ गया। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, तो लैम्डा -2 से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें, तो ये होगा लैम्डा क्यूब -12 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 लैम्डा -32। डिवाइड करने के बाद आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर आ गया लैम्डा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा लैम्डा क्यूब -2 लैम्डा स्क्वायर, तो ये आपका माइनस प्लस ये तो कैंसिल हो गया, तो यहां से जो वैल्यू आई वो आ गई आपकी -10 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 लैम्डा। अब आपने क्या किया यहाँ पर -10 लैम्डा किया, तो -10 लैम्डा करने पर यहाँ पर जो आया -10 लैम्डा स्क्वायर प्लस 20 लैम्डा, तो ये आपका माइनस प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बचा आपका 16 लैम्डा
और ये आपका 32 है। तो आपने क्या किया, प्लस 16 कर दिया। 16 करने पर ये 16 लैम्डा माइनस 32 आ गया, और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको भी आप फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो 2, 2 और 8 आ जाएगी। तो एक मेथड ये है कि आप इतने लंबे मेथड से इसकी वैल्यूज को आप फाइंड करिए और उसके बाद आप इसको निकालिए। दूसरा हम इस तरीके से कर सकते हैं कि इसमें सपोज मान लीजिए कि आपको इक्वेशन तो दिया हुआ है, यहाँ पर मैट्रिक्स तो दिया हुआ है, तो मैट्रिक्स आप ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, 2 2 8, बी ऑप्शन दिया हुआ है 2 2 -2, सी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर -2 4 2, और डी ऑप्शन जो दिया हुआ है वो 2 2 8 दिया हुआ है। तो जैसे मैंने पहला ऑप्शन देखा, तो पहले ऑप्शन में मुझे मालूम है कि इसको निकालने का तरीका क्या है कि ट्रेस ऑफ ए निकालिए। ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, जितने भी आपके आइगन वैल्यूज होते हैं उनका सम होता है, तो इनका सम किया तो किसके बराबर आ गया, 2 + 2 + 2 8, तो ये हो गया 12। तो चेक करिए क्या ये 12 के बराबर आ रहा है, आ रहा है, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज के बराबर होता है, तो इनका प्रोडक्ट किया तो 2 × 2 × 8 किया तो ये कितना आ गया, 32 आ गया। तो आपने देखा इसका प्रोडक्ट भी आपका 32 आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो आपकी क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है। इसलिए ये क्या हो गया आपका कि ये इसकी आइगन वैल्यूज हो जाएंगी। तो आप इस तरीके से शॉर्ट में भी आप इसको कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सपोज मान लीजिए कि आपको 2 कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स आर 4 और 5, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और 2 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ दिया हुआ है 5 6 8, दूसरा दिया हुआ है 0 7 2 और 0 0 4 दिया हुआ, और इन्होंने 2 आइगन वैल्यूज दी है एंड 2 आइगन वैल्यूज 4 और 5, और फाइंड आपको थर्ड आइगन वैल्यू करनी है, यानी λ3 फाइंड करना है। तो सिंपल तरीका है, इसका ट्रेस निकाल दीजिए। तो ट्रेस ऑफ ए जो होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होता है, तो डायगोनल एलिमेंट्स तो आपके ये रहे, तो इनका सम, तो ये हो गया 5 + 7 + 4, और ये होता है सम ऑफ द आइगन वैल्यूज, तो सम ऑफ द आइगन वैल्यूज हो गया। आपको मालूम है कि ये दिया हुआ है 4, ये दिया हुआ है 5, तो आप λ3 फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से जो λ3 की वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 7। तो आपने इजिली निकाल दिया कि इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी इस मेथड से, कि ट्रेस ऑफ ए होता है सम ऑफ द आइगन वैल्यूज। अब मान लीजिए कि आईएन आपका एक मैट्रिक्स है, आपका क्या है, आईएन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन, तो ट्रेस इसका क्या होगा, तो आपको निकालना है ट्रेस ऑफ आईएन। तो आपको मालूम है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है n बाय n का, तो 1 0 0 डॉट 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 0 इस तरीके से जाएगा, फिर 0 1 0 डॉट 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 0, और इसी तरीके से 0 0 1 डॉट 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 0, और इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, तो 0 0 0 और ये 1। तो आपने देखा जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनमें 1 1 1 है, और कितने टाइम्स 1 है, क्योंकि n बाय n का मैट्रिक्स है तो n ही इसमें वो होंगे, तो ट्रेस ऑफ आई एन हो जाएगा आपका n। तो इसका क्या होगा, ट्रेस ऑफ आई एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज n। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करना है। सपोज मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है यहाँ पर द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स क्या है, A इज इक्वल टू, आपको दिया हुआ 1 -1 -1 1 1 0 1 0 -1, और ये आपको दिया हुआ है और इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। हम ऑप्शन से टैली करेंगे क्योंकि बहुत उसमें लंबा प्रोसेस लग जाता है आपका। तो बी आपका ऑप्शन है -1 आयटा माइनस आयटा, सी ऑप्शन है आपका 1 आयटा माइनस आयटा, और डी जो ऑप्शन है वो आपका 1 -1 आयटा। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले ट्रेस ऑफ ए निकाल दीजिए। तो ट्रेस ऑफ ए होता है सम ऑफ द आइगन वैल्यूज और डायगोनल एलिमेंट्स का सम। तो 1 -1 -1, तो मेरा कितना आया, -1 आ गया। फिर मैंने प्रोडक्ट निकाला, तो प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज, तो प्रोडक्ट निकाला तो मेरा कितना आ गया, ये आ गया 1। फिर उसके बाद ये +1 है, इसको हटाया तो ये आया मेरा -1। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, -1 ये हटाया तो ये कट गया, तो ये हो गया 1, तो यहाँ पर आ गया।
तो ये हो जाएगा 1 -1 -1, तो यहां से मेरा -1 आ गया। अब मैं चेक कर लेती हूँ कि मैंने यदि इसका सम किया तो मैं इसका, देखिए पहला ऑप्शन, मैंने इसका यदि सम किया तो 1 -1 प्लस आइटा, तो ये तो मेरा आइटा आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर मैंने सम किया तो मेरा क्या हुआ, -1 प्लस आइटा माइनस आइटा, तो ये कैंसिल हो गया, तो -1 आ रहा है, तो ये सही हो सकता है। यहाँ भी ये सिचुएशन, ये -1 नहीं आ रहा तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ भी ये सिचुएशन है, ये माइनस आइटा रहा हो गया, तो यहाँ पर ये आंसर हो गया आपका बी। तो यहां से चेक हो गया कि इसका ऑप्शन क्या होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज मान लीजिए कि आपका यहां पर दिया हुआ था आइगन वैल्यू ऑफ ए क्यूब फाइंड करना है। आइगन वैल्यू ऑफ ए क्यूब वेयर ए इज मैट्रिक्स, क्या दिया हुआ है, 3 2 1 2, ये दिया हुआ है। आपको इसकी आइगन वैल्यू फाइंड करनी है, तो सिंपल तरीका है, वो निकालेंगे लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, और ये हो जाएगा लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो ये होगा लैम्डा स्क्वायर, ट्रेस ऑफ ए होगी आपका 3 + 2 5 लैम्डा, और डिटर्मिनेंट हो जाएगा 6 - 2, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। तो ये होगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा कॉमन ले लिया तो लैम्डा -4 आया, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया तो लैम्डा -4 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की जो वैल्यू यहाँ पर आती है वो आती है 4 और 1। तो आपको यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू मिल गई 4 और 1। तो अब आपको क्या निकालना है, मैंने बताया था कि यदि आपकी लैम्डा 1 और लैम्डा 2 आइगन वैल्यूज है मैट्रिक्स ए की, और तो ए क्यू की आइगन वैल्यूज क्या होंगी, ए क्यू की होंगी लैम्डा 1 क्यू एंड लैम्डा 2 क्यू। तो यहाँ पर आपकी क्या हो जाएंगी 4 क्यू और ये हो जाएगी 1 क्यू, तो ये हो जाएगा आपका 64, ये हो जाएगा 1। तो ए क्यू की जो आइगन वैल्यू आ गई वो आपकी 64 और 1 आ गई। तो आप इजीली निकाल सकते हो आपकी कि ए क्यू की आइगन वैल्यूज आपकी क्या होंगी। अब आपको मालूम है कि कोई भी सिंगुलर मैट्रिक्स है तो सिंगुलर जो मैट्रिक्स होता है उसकी एक आइगन वैल्यू, एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू क्या होती है, मैट्रिक्स क्या है आपका सिंगुलर है यानी डिटरमिनेंट 0 के बराबर है, तो इसका मतलब एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू इज 0, एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू इज 0। तो कम से कम उसमें एक आइगन वैल्यू आपकी क्या होगी, 0 होगी। अब उसके बाद आपका है यहाँ पर सपोज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, कोई भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होती है, तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए होता है, और इसको हम करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, तो ए कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा आपका ए माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। और आपको मालूम है कि कैली हैमिल्टन थ्योरम कहते हैं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो यहाँ पर जो आइगन वैल्यू आएगी वो एक तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 होगी, एक लैम्डा इज इक्वल टू 1 होगी, क्योंकि यहाँ पर हम लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया लैम्डा, लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड 1। तो इसकी दो आइगन वैल्यूज होंगी, एक लैम्डा इज इक्वल टू 0 होगी, एक लैम्डा इज इक्वल टू 1 होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सपोज मान लीजिए कि आपको यहां पर जो फाइंड करना है वो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फाइंड करनी है। यहां पर मैट्रिक्स दिया हुआ है आपका ये 1 2 3 और 0 2 3 0 0 2। तो यहां पर आप कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फाइंड करेंगे, क्योंकि 3/3 का मैट्रिक्स है तो लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर प्लस यहां पर जो हो जाएगा आपका कोफैक्टर डायगोनल्स कोफैक्टर्स आपके हो जाएंगे यहाँ पर लैम्डा और माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आप देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है वैसे, ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, तो उससे आपकी ये ही निकलेगी। तो यहां पर जो होगी वो लैम्डा क्यूब, ट्रेस क्या हो गया, ट्रेस ऑफ ए यहाँ पर जो हो गया 1 + 2 + 2 इज इक्वल टू 5 हो गया। फिर कोफैक्टर्स कैसे निकालोगे, ये किया आपने, तो यहाँ पर C11 जो आया वो आपका आ गया, ये हटाया तो 4 आ गया। फिर
C22 क्या आया आपका, C22 ये हटाया आपने, ये हटाया, तो ये कितना आ गया आपका, ये 2 आ गया। उसके बाद C33 कितना आएगा आपको, आपने ये हटाया तो 2 आ गया। तो आपके कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर्स कितने आ गए आपके, ये इनका सम किया, तो ये सम जो आया वो आपका 8 के बराबर आया। अब उसके बाद इसमें प्रोडक्ट डिटरमिनेंट निकालना है, तो डिटरमिनेंट के लिए क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा डिटरमिनेंट आपका यहाँ पर 4। अब इसके अंदर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना, कि जो आपका ट्रेस आया था, ट्रेस तो 5 लैम्डा स्क्वायर हो गया, ये आपका 8 लैम्डा हो गया, और डिटरमिनेंट जो आया वो आपका 4 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सपोज मान लीजिए कि आपके पास ए क्यूब माइनस 7a स्क्वायर प्लस ए आई प्लस बी आई इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, देन सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ द ए, आपको फाइंड करना, देन सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए फाइंड करना है। तो वो क्या होंगे, अब ये देखिए इससे कंपेयर करिए, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर, ये निकल जाएगा, प्लस इसको लिख सकते हैं ट्रेस ऑफ एडजॉइंट भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, तो यानी एडजॉइंट का आपने ट्रेस ले लिया, ये भी लिख सकते हैं, ये हो गया लैम्डा, और ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, प्लस बी इज इक्वल टू 0, यहाँ पर लिख सकते हैं। अब कंपेयर करिए, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए जो आया वो आपका 7 के बराबर आ गया। तो आपको क्या फाइंड करना था, तो ट्रेस ऑफ ए यानी सम ऑफ द आइगन वैल्यूज क्या होगा, 7 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उसका सम ऑफ द आइगन वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं।